हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमके क्लासेस। स्वागत है आपका मेरे सेशन स्टडी वॉर में। इस सेशन पर मैंने चैप्टर 1 मैटर कंप्लीट करा दिया है और चैप्टर 2 जो कि इस मैटर अराउंड अस प्योर है, इसके मेरे 2 पार्ट बन चुके हैं। उन पार्टों की जो वीडियो है उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप उसे चेक कर सकते हैं। इससे आपको ये पार्ट ज़्यादा अच्छे समझ में है। तो आज की क्लास में हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं और जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन होता है इसका फॉर्मूला और इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल लगाने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो पर एंड तक। देखिए, तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। यानी यहाँ पर कुछ सब्सटेंसेस दिए गए हैं, इनको अपन को एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर में बताना है कि कौन से इनमें से एलिमेंट है, कौन से कंपाउंड है और कौन से मिक्सचर है। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। देखिए, तो इसके हमको आंसर में ये बताना है कि कौन से एलिमेंट्स है, कौन से कंपाउंड और कौन से मिक्सचर। तो यहाँ पर पहले मैं एलिमेंट आपको बता दूंगा, फिर कंपाउंड और फिर मिक्सचर। तो यहाँ पर पहले मैं लिख लेता हूँ एलिमेंट्स, यानी इसमें जो जो भी एलिमेंट्स होंगे उसको मैं यहाँ पर लिखता जाऊँगा। देखिए, तो पहले हमें यहाँ पर एलिमेंट देखने हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो सोडियम है, अगर आपने पीरियोडिक टेबल देखी है तो सोडियम जो है वो 11वें नंबर पे, यानी इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, इसका सिंबल Na होता है, तो 11वें नंबर पर आता है। तो ये भी एक एलिमेंट है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सोडियम। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर सिल्वर, क्योंकि जो सॉइल है और शुगर सॉल्यूशन ये लग तो नहीं रहे हैं कि एलिमेंट है, क्योंकि इन्हें पीरियोडिक टेबल में नहीं देखा जाता। एलिमेंट वो होते हैं जो पीरियोडिक टेबल में भी हो और केवल सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलकर बने हो। तो सॉइल सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलकर तो बनी नहीं होती, और ना ही शुगर सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पर तो लिखा ही है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मिक्सचर होते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं, आपको बताया था। तो यहाँ पर सिल्वर जिसका सिंबल Ag होता है, ये 47 नंबर पर आता है, तो ये भी एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में। तो इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। फिर देखिए नेक्स्ट एलिमेंट यहाँ पर देखा जाए तो कैल्शियम कार्बोनेट, ये कंपाउंड है। पर यहाँ पर जो टिन है ये भी एक एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर 30 होता है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 10। और फिर यहाँ पर नेक्स्ट इसकी जस्ट नीचे है सिलिकॉन, इसका नंबर जो होता है वो 14 होता है और ये भी पीरियोडिक टेबल में आता है 14 नंबर पर। तो यहाँ पर सिलिकॉन। इसके बाद जो है कोल, एयर, सोप, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और ब्लड, ये एलिमेंट तो नहीं है, कंपाउंड या मिक्सचर में अब अपन देखते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट में लिख देता हूँ कंपाउंड्स। अब इसमें जो जो कंपाउंड है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, तो यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, क्योंकि ये दोनों एलिमेंट हैं, ये दोनों मिक्सचर हैं। फिर यहाँ पर जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसका फॉर्मूला होता है CaCO3, तो ये कंपाउंड है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कैल्शियम कार्बोनेट, इसका फॉर्मूला भी मैं लिख देता हूँ। नेक्स्ट है यहाँ पर मीथेन, ये सारे मिक्सचर हैं, ये मीथेन, इसका फॉर्मूला होता है CH4, ये भी एक कंपाउंड है, यहाँ पर लिख देता हूं मैं। और नेक्स्ट जैसे सी के नीचे है कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये आपको पता ही है, ये भी कंपाउंड होता है, इसका फॉर्मूला CO2 होता है। यहाँ पर डायरेक्टली CO2 लिख देता हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड आप समझ जाइएगा। और अब जितने भी बचे वो सारे हमारे मिक्सचर होंगे। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मिक्सचर इनमें से कौन कौन से हैं। देखिए, यहाँ पर इस लाइन में हमारे सॉइल और शुगर सॉल्यूशन रह गया, यहाँ पर लिख देता हूँ सॉइल, शुगर सॉल्यूशन। फिर यहाँ पर कोल, कोल यानी कोयला, एयर, सोप और ब्लड। तो ये मैंने यहाँ पर एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर में इन तीनों को, मतलब इन सारी सब्सटेंसों को मैंने इन तीनों में एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर में क्लासीफाई कर दिया है, देख सकते हैं आप। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो इस बार हमें यहाँ पर जो सब्सटेंस दिए गए हैं इनको होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्लासीफाई करना है। जैसे यहाँ पर सोडा वाटर, वुड, एयर, सॉइल, विनेगर, फिल्टर टी, इनमें से कौन सा होमोजीनियस मिक्सचर और कौन सा हेट्रोजीनियस मिक्सचर, तो आइए देखते हैं। तो इसके आंसर में हमें होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर लिखने हैं कि इनमें से कौन कौन से। तो पहले मैं होमोजीनियस मिक्सचर लिख देता हूँ, फिर हेट्रोजीनियस मिक्सचर लिख के। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ होमोजीनियस मिक्सचर। अब देखिए इनमें से होमोजीनियस मिक्सचर अपन कैसे पहचाने। तो पहला अपने पास जो रास्ता है, पहला जो वे है पहचानने का, वो ये है कि या तो अपन टेस्ट के हिसाब से देखें और या तो एरिया के हिसाब से देखें, मतलब एरिया ऐसे कि वो हर जगह इक्वल है कि नहीं। तो सोडा वाटर आपने देखा होगा, सोडा वाटर अगर आप टेस्ट करें
तो इसका जो टेस्ट होता है हर जगह बराबर बराबर होता है, ऐसा नहीं होता कहीं पर ज़्यादा हो कहीं पर कम हो। वैसे ही जो एयर होती है ये भी हर जगह बराबर बराबर होती है, ऐसा नहीं होता कि कहीं पर एयर कम हो कहीं पर ज़्यादा हो। जो विनेगर होता है इसका भी टेस्ट हर जगह बराबर बराबर होता है। फिल्टर टी, यहाँ पर देखिए एक चीज़ बनती है, अगर फिल्टर टी यानी कि छनी हुई चाय, यानी इसे अपन छान चुके हैं, तो इसके अंदर जो टी लीव्स होती है यानी जो चाय पत्ती होती है, अगर उसको अपन ने चाय से निकाल लिया है तो वो होमोजीनियस होगा। पर अगर चाय पत्ती उसके अंदर डली हुई है, टी लीव्स डली हुई हैं, तब वो हेट्रोजीनियस भी कहलाएगा। क्योंकि अपन जिस चीज़ को सेपरेट करके अलग कर सकें, ऐसे मिक्सचर को हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहा जाता है। पर जिसे सेपरेट करके अलग नहीं किया जा सके उसे होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। तो यहाँ पर सोडा वाटर, एयर, विनेगर और फिल्टर टी ये होमोजीनियस हो जाएंगे, और वुड, सॉइल ये सारे हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो जाएंगे। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, पहले सोडा वाटर, एयर, विनेगर एंड फिल्टर टी, और फिर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो यहाँ पर रिमेनिंग वुड और सॉइल बची हुई है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वुड, सॉइल। तो ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है और ये होमोजीनियस मिक्सचर, देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है द सी वाटर कैन बी क्लासिफाई एज होमोजीनियस एज वेल एज हेट्रोजीनियस मिक्सचर, एक्सप्लेन वाई। यानी जो सी वाटर होता है यानी समुद्र का जो पानी होता है सी वाटर, वो होमोजीनियस मिक्सचर भी अपन उसे कहते हैं और हेट्रोजीनियस मिक्सचर भी कहते हैं। तो ऐसा क्यों कहते हैं अपन उसे, दोनों मिक्सचर कैसे हो सकते हैं? तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। देखिए तो इसका आंसर है सी वाटर इज कॉल्ड होमोजीनियस एज इट कंटेन्स डिजॉल्व्ड सॉल्ट इन इट। मतलब कि सी वाटर को अपन होमोजीनियस इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इसमें जो सॉल्ट है यानी नमक है वो घुला हुआ होता है, जिसे अपन सेपरेट नहीं कर सकते, छान के सेपरेट नहीं कर सकते उसको, यानी फिल्टर नहीं किया जा सकता सॉल्ट को, और ये दिखाई भी नहीं पड़ता है कि इसमें सॉल्ट घुला हुआ है यानी डिजॉल्व है या नहीं, इसलिए इसे होमोजीनियस कह सकते हैं। इट मे बी कॉल्ड हेट्रोजीनियस एज इट कंटेन्स वेरियस इनसॉल्युबल कंपोनेंट्स लाइक शेल, सॉइल एंड सो मेनी अदर थिंग्स। यानी इसे अपन हेट्रोजीनियस इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इसमें कुछ और चीज़ें जो हैं वो भी मिली होती हैं, जैसे जो शेल होती है यानी शंख आपने देखा होगा समुद्र किनारे यानी बीच पर ये मिले होते हैं, और सॉइल यानी कि रेत होती है, तो ये सारी चीज़ें भी सी वाटर में मिली होती हैं, तो इन्हें सेपरेट अपन कर सकते हैं, फिल्टर करके छान के सेपरेट कर सकते हैं, तो इसलिए इसे हेट्रोजीनियस भी कह सकते हैं। तो यही रीज़न है कि सी वाटर को अपन होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस कह सकते हैं, देख सकते हैं। तो चलिए अब एक डेफिनेशन देख लेते हैं। देखिए डेफिनेशन अपन को इस चीज़ की बतानी है व्हाट इज मीन बाय सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी सैचुरेटेड सॉल्यूशन से क्या मतलब है, इसी के अपन को डेफिनेशन लिखनी है। चलिए अब इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए तो इसका आंसर है a solution in which no more amount of solute can be dissolved at a particular temperature is called saturated solution। यानी कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें जो सॉल्यूट है यानी जिस चीज़ को अपन घोल रहे हैं उसे सॉल्यूट कहते हैं, तो जो सॉल्यूट है अब उसको उसमें उतना ज़्यादा नहीं घोला जा सकता, यानी जितना उसमें घोल दिया है डिजॉल्व कर दिया है उस अमाउंट से ज़्यादा उसे डिजॉल्व नहीं कर सकते, उससे ज़्यादा अपन नहीं घोल सकते एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर। पार्टिकुलर टेम्परेचर यानी रूम टेम्परेचर, यानी रूम टेम्परेचर जो है उसमें नॉर्मल टेम्परेचर जो है तो उसमें अपन सॉल्यूट को ज़्यादा नहीं घोल सकते। अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए घटा दिया जाए तो उसमें अलग बात हो जाती है, लेकिन एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर अगर ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें अब सॉल्यूट का जो अमाउंट है और ज़्यादा डिजॉल्व नहीं हो सकता, उसी को अपन सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के लिए बता दूं, तो शुगर होती है यानी शक्कर, उसे पानी में अगर अपन घोलें, वाटर में इसे डिजॉल्व करें, घोलते जाए तो एक ऐसी सिचुएशन आती है कि अब जो लिमिट हो जाती है शुगर की, जैसे सपोज कर लीजिए कि मैंने 100 ml वाटर लिया, उसमें मैंने पहले 10 ग्राम शक्कर डाल ली, यानी 10 ग्राम पहले मैंने उसमें शक्कर डाली, 10 ग्राम शुगर डाली, फिर उसे घोला तो वो घुल जाएगी, डिजॉल्व हो जाएगी। फिर मैं 10 ग्राम डालूंगा तो फिर वो घुल जाएगी, फिर मैं डालूंगा फिर घुल जाएगी। लेकिन ऐसी एक कंडीशन आ जाएगी कि अब जो शुगर है उसमें अब वो डिजॉल्व नहीं होगी। तो ऐसी जो कंडीशन आ जाती है जिस सॉल्यूशन में, उसी सॉल्यूशन को अपन सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं, देख सकते हैं आप। तो चलिए अब आज की क्लास का अपना मेन टॉपिक जो कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, उसके बारे में जानते हैं। देखिए तो पहले कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब समझ लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक शॉर्ट डेफिनेशन लिखी है, अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन।
यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन अपन उसे कहते हैं कि किसी सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट का अमाउंट है वो कितना ज़्यादा है, उसी को अपन कहेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इसका फॉर्मूला होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये इसका फॉर्मूला होता है। और मास ऑफ सॉल्यूशन अपन ऐसे निकालेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट जो होगा यानी जिस चीज़ को अपन ने घोला है किसी चीज़ में, जिस सब्सटेंस को अपन ने किसी चीज़ में डिसॉल्व किया है वो सॉल्यूट कहलाता है, तो उसका मास, और जिस चीज़ में डिसॉल्व किया है उसका मास, ऐसे निकाला जाता है मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूट आपको गिवन होता है, देख सकते हैं आप। तो चलिए अब इसी फॉर्मूले पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स लगाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन कंटेन्स 30 ग्राम ऑफ शुगर डिजॉल्व्ड इन 370 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन। मतलब कि यहाँ पर एक सॉल्यूशन है जिसमें जो 30 ग्राम है वो शुगर है, यानी सॉल्यूट अपन को गिवन है 30 ग्राम, और वो 370 ग्राम वाटर में डिजॉल्व है, यानी कि 370 ग्राम वाटर अपन को गिवन है, यानी यहाँ पर सॉल्यूट का मास गिवन है और सॉल्वेंट का मास गिवन है। तो इसका आंसर अपन को निकालना है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो यहाँ पर पहले मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पर अपन को मास ऑफ सॉल्यूट गिवन है और मास ऑफ सॉल्वेंट गिवन है। तो पहले मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर मैं सॉल्व कर देता हूँ इसे। यहाँ पर पहले गिवन लिखा जाता है, तो मास ऑफ सॉल्यूट जो यहाँ पर शुगर गिवन है वो है 30 ग्राम, और मास ऑफ सॉल्वेंट जो कि यहाँ पर वाटर है वो है 370 ग्राम। तो ये अपन को मास ऑफ सॉल्यूट गिवन है 30 ग्राम और मास ऑफ सॉल्वेंट गिवन है 370 ग्राम। तो अपन पहले मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। तो इसको मैं, ये मास है तो इसलिए मैं इसको m से डिनोट कर देता हूँ, आप समझ जाइएगा। तो मास ऑफ सॉल्यूट अपन को 30 ग्राम गिवन है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 30, प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट अपन को 370 ग्राम गिवन है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 370। और अब इसको सिंपली ऐड कर लेना है, जो मास ऑफ सॉल्यूशन निकल आएगा वो आ जाएगा 400 ग्राम। बस अब जो अपन को फॉर्मूला गिवन है, यानी फॉर्मूले जो अपन को पता है मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, उसमें ये सारी वैल्यू पुट कर देनी है। तो नेक्स्ट पेज पर इसका आगे का सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100। तो यहाँ पर मैं इसकी वैल्यूज लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं सी लिख देता हूँ, इससे सी को डिनोट कर देता हूँ मैं, आप समझ जाइएगा। तो मास ऑफ सॉल्यूट यहाँ पर 30 ग्राम है और मास ऑफ सॉल्वेंट अभी अपन ने हाल ही में निकाला है 400 ग्राम और इंटू 100। तो अब देखिए यहाँ पर इंटू 100 हुआ है, तो इंटू 100 होता है तो जो अपना लास्ट में आंसर बचता है उसके आगे अपन परसेंट लगा देते हैं, यानी परसेंटेज का साइन लगा देते हैं। ऐसा साइन होता है ना परसेंटेज का, तो ये परसेंटेज का साइन अपन लगा देते हैं इसमें। तो इसका जो आंसर आएगा उसके आगे अपन परसेंटेज लगा देंगे। देखिए तो मैं यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ, 30/400 इंटू 100। यहाँ पर ये 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएंगे, और फिर 4 से जब ये 30 अपन कट करेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा 7.5%। यही इसका आंसर हो जाएगा, देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ 110 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट इज प्रेजेंट इन 550 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन। मतलब कि यहाँ पर जो सॉल्यूट गिवन है एक कॉपर सल्फेट, एक सॉल्यूशन है जो 550 ग्राम का है, उसमें कॉपर सल्फेट यानी कि जो सॉल्यूट है वो 110 ग्राम गिवन है। तो इस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन निकालना है। देखिए यहाँ पर पहले से ही सॉल्यूशन का जो है वो मास अपन को गिवन है, तो अपन से डायरेक्टली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पहले गिवन मास ऑफ सॉल्यूट जो कि यहाँ पर कॉपर सल्फेट है, इसका फॉर्मूला होता है CuSO4 110 ग्राम, और मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 550 ग्राम। वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन वाले फॉर्मूले में अपन इसे पुट कर देंगे। तो कॉन्सेंट्रेशन
ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू, तो सॉल्यूट का मास अपन को 110 गिवन है और सॉल्यूशन का मास अपन को 550 गिवन है और इंटू 100, तो अपने से सॉल्व कर लेते हैं। 110 बाई 550 इंटू 100, 10 से 10 कट, तो यहाँ पर आ जाएगा 1100 बाई 55 और इसे अपन कट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 20%, यानी जो कॉन्सेंट्रेशन रहेगा सॉल्यूशन का वो 20% रहेगा, देख सकते हैं आप। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अ सॉल्यूशन कंटेन्स 50 ml ऑफ अल्कोहल मिक्सड विथ 150 ml ऑफ वाटर, कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। देखिए अब जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर ml में गिवन है, पिछले क्वेश्चन हमारे यहाँ पर ग्राम पर गिवन थे, तो ग्राम में अपन लिखते थे मास ऑफ सॉल्यूशन या मास ऑफ सॉल्वेंट या मास ऑफ सॉल्यूट, पर यहाँ पर ml में है तो यहाँ पर मास ना लिख के अपन वॉल्यूम लिखेंगे, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो इसमें जो सॉल्यूट है यानी अल्कोहल, ये सॉल्यूट है 50 ml, इसको मिक्स किया जा रहा है इसलिए ये सॉल्यूट है, तो 50 ml अपन को अल्कोहल गिवन है और सॉल्वेंट यहाँ पर वाटर है क्योंकि वाटर के अंदर मिक्स किया जा रहा है, तो 150 ml वाटर है, यानी 150 ml अपने पास सॉल्वेंट है। तो अब अपन को इसमें भी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, तो सबसे पहले अपन इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं और सॉल्यूशन में यहाँ पर अपन लिखेंगे गिवन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, जो कि यहाँ पर अल्कोहल है वो है 50 ml और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट जो कि यहाँ पर वाटर है वो है 150 ml। सबसे पहले अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल लेंगे, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपन को 50 ml गिवन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट 150 ml गिवन है, तो इनको सिंपली अपन ऐड कर देंगे तो 200, यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा 200 ml। इसको मैं V से डिनोट कर देता हूँ इस बार, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पर 200 ml आ जाएगा। तो अब यहाँ पर हमको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता चल चुका है, तो अपन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं। तो आगे का सॉल्यूशन नेक्स्ट पेज पर देखेंगे। तो देखिए अपन को पता है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए देखिए यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट यहाँ पर अपन को गिवन है 50 ml और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अभी हाल ही में अपन ने निकाला है 200 ml, तो वो वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। तो इसे मैं फिर से सी से डिनोट कर देता हूँ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट यहाँ पर 50 ml गिवन है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 200 ml गिवन है, इंटू 100 कर देंगे तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आएगा 50/200 इंटू 100, ये 20 से 20 कट और ये इससे कट हो जाएगा, तो कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा 25%, देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 2 ml ऑफ एसीटोन इज प्रेजेंट इन 45 ml ऑफ इट्स एक्वस सॉल्यूशन, कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। यानी कि एसीटोन है 2 ml, तो ये सॉल्यूट है क्योंकि इसको 45 ml उसके एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया जा रहा है। इसका एक्वस सॉल्यूशन यानी कि उसी के सॉल्यूशन में थोड़ी लिक्विड फॉर्म में वो सॉल्यूशन है 45 ml जो कि यहाँ पर सॉल्वेंट है, इसके अंदर 2 ml एसीटोन यानी कि 2 ml सॉल्यूट गिवन है, इसको घोला जा रहा है। तो यहाँ पर अपन को वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट भी पता है, तो अपन डायरेक्टली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सॉल्व कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। देखिए तो यहाँ पर सॉल्यूट अपने पास 2 ml गिवन है, तो यहाँ पर मैं ऊपर लिख देता हूँ 2/45 ml अपन को सॉल्यूशन गिवन है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 45 इंटू 100 कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 200/45। तो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन में यहाँ पर सी से डिनोट कर देता हूँ, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 4.4%, ये इसका कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा, देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।
मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जल्द से जल्द दबाएं, जिससे आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो यानी जिसमें मैं फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज पढ़ाने वाला हूँ आपके पास सबसे पहले आ सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।